जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 से रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो ये देखिए मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर रसायन विज्ञान का पेश है, जो आपको सवा तीन घंटे का है, पूर्णांक 50 है। ये देखिए क्लास 12 का है, क्लास 12 का ये रसायन विज्ञान है। तो देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ऑब्जेक्टिव समझते हैं, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव के बाद में लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए आप पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये लिखा है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से है, जलीय विलयन की का क्षारीय प्रबलता का क्रम कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पहले के का कौन सा सही है। तो आपको ये टिक दिखाई दे रहा है, तो पहले का आपको सही है, डी। इसमें क्षारीयता का प्रबलता का सही क्रम है आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या है। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ जो क्रम है वो है ये, क्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा है ब्रोमीन, फिर उससे ज़्यादा आयोडीन। यानी सबसे ज़्यादा आपका जो एल्किल हैलाइड है वो आयोडीन, फिर उससे कम है ब्रोमीन, और फिर सबसे कम है क्लोरीन। ठीक है, तो अगर आपको याद ना हो तो उसको आप एक इसकी सक्रियता में एक ट्रिक याद कर सकते हैं। कल बकरीद, कल यानी सीएल, बकरी ईद। ठीक है, कल बकरीद, कब बकरीद है, कल। तो ये आप ऐसे क्रम लगा सकते हैं कि बकरीद है कल, है। ठीक है, चलिए अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विलयन जिसमें प्रति 2.4 कॉपर सल्फेट उपस्थिति है कि तुल्यांकी चालकता 91.0 ओम प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। इसकी चालकता ज्ञात करनी है आपको। तो इसकी चालकता कितनी है, तो इसकी चालकता कितनी है आपको, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं किससे। जो संचालित वाहन होते हैं वो वाहन के जो टायर होते हैं किससे बने होते हैं, तो बने होते हैं ब्यूना एस से। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका ये, चाखंड है। ये है, कह रहा है कि यानी ये प्लस एम बी गिव्स आउट उत्पाद वेग, इतना मान आपको दिया हुआ है, किस अपक्रिया की कोटि है। कोटि आपसे पूछ रहा है, तो अपक्रिया की कोट आपसे पूछ रहा है, तो अपक्रिया की कोट है ये N+M। ठीक है, तो ये रहा आपका विकल्प वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको लिखित परीक्षा देनी है। तो देखिए लिखित में क्या है, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है दूसरे का प्रतिप्रासरण क्या है और इसका उपयोग लिखिए। प्रतिप्रासरण क्या है और इसका उपयोग। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ले चलते हैं आपके लिए उत्तर के लिए। तो उत्तर है आपका ये, यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है। चूँकि यह प्रक्रिया प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम प्रासरण कहलाती है। ठीक है, या प्रतिप्रासरण, वही चीज़ व्युत्क्रम या प्रतिप्रासरण कहलाती है। ठीक है, और फिर बता रहा है कि उपयोग बता रहा है, तो उपयोग में आपको बताना है कि यह प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का प्रासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति मोल लीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया हुआ है कि ताप कितना है, टी बराबर है 24 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में बदलना। चलिए लगवाते हैं पूरा सवाल। ये देखिए, ये है आपको दिया है, पाई का मान कितना है, देखिए
ये वायुमंडल का प्राषण दाब ये कितना दिया है, पाई का मान है ये, तो पाई आपको दिया कितना 2.5। ठीक है, ये आपका पाई बराबर है 2.5। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको पाई का मान दिया है कितना 2.5 वायुमंडल। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर में आपको केल्विन में बदलना होगा, तो केल्विन में जितना भी डिग्री सेल्सियस होता है, जितना भी डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में आपको ऐड करना होगा 273। ठीक है, तो इतना आपने ऐड कर दिया तो केल्विन में आपका मान आ जाएगा। तो केल्विन के लिए आप 273 जब ऐड करेंगे तो आपका मान आया कितना, आपका मान आया 297 केल्विन। फिर एस की वैल्यू है आपकी 0.0821 लीटर प्रति डिग्री प्रति मोल। हम जानते हैं प्राषण दाब बराबर क्या है, CST, तो C बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई EST। तो पाई का मान आपका मान कितना है 2.5। ठीक है, ये मान आपका कितना है 2.5। इसको आप सरल कर लेंगे, इतना मान आएगा, तो शर्करा का विलयन का सांद्रता इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गा क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट के एक खजदंती संकुल यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके विलयन की मोलर चालकता कुल 2 आयनों में संगत होती है। यौगिक के नाम और संरचना सूत्र आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये यौगिक है कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण दर्शाता है कि कम से कम एक क्लोरीन आयन समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित है। पुनः केवल 2 आयन विलयन में प्राप्त होते हैं, अतः केवल एक क्लोराइड आयन समन्वय मंडल के बाहर होगा। अतः संकुल का सूत्र है आपका ये। ठीक है, CuH2O का होल 4 Cl2 सेल, तथा इसका नाम क्या है, इसका यूपीएससी नाम क्या है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, 3rd क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाईथायोनिक एसिड की संरचना लिखिए। कह रहा है कि थायोसल्फ्यूरिक अम्ल और डाईथायोनिक एसिड की संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए ये है आपका, ये देखिए संरचना सूत्र ऐसे आपको बना लेना है। डायोसल्फ्यूरिक अम्ल है ये, और ये है क्या है, डाईथायोनिक एसिड। ठीक है, दोनों का सूत्र H2H2O6 है, और इसका थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का H2H2O3 है। ठीक है, ठीक से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संरचना है। अगर ये संरचना आप बना देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 का एक FCC संरचना वाले धातु की परमाणु त्रिज्या 500 पिकोमीटर है। इसकी मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए उत्तर देखिए, आपको FCC के लिए सूत्र है आपका R ये बाय 2√2। तो ये बराबर जब आप करेंगे तो ये आप ये नीचे वाला 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर R इंटू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये बराबर R इंटू 2√2। ये का मान आपका कितना है 500, ये R का मान कितना दिया हुआ है 500, फिर 2 और √2 का मान कितना है आपका, इतना मान है ना। दोनों को सरल कर लेंगे, आपको कितना है 1414 ठीक है पिकोमीटर। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरते समय 3D कक्षक 4s कक्षक से पहले भरे जाते हैं, परंतु परमाणु के आयन के दौरान इसका बिल्कुल विपरीत होता है। स्पष्ट कीजिए क्यों। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर ले जाएंगे तो दोनों में मिलेगा। देखिए क्या होता है कि n+1 नियम कक्षकों n+1 मानों को बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात उच्च n+1 मान की अपेक्षा निम्न n+l मान वाली कक्षक पहले भरी जाती है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो 3D n+l बराबर यहाँ पर कितना है 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा। 4 में देखिए, तो 4 में देखिए इसमें 4 है और इसमें कितना 0, तो 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 जोड़े 4 हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है 5 के स्थान पर किसमें 4 में जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, परमाणु के आयनन के लिए आयनन एंथैल्पी उत्तरदायी है। 4s इलेक्ट्रॉन नाभिक
से ढीले बंधे होते हैं, जिस कारण 3D की अपेक्षा 4s से इलेक्ट्रॉन पहले हट जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लेंड को 2 एम्पीयर की धारा में 450 सेकंड तथा विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर का दिया हुआ है आपका 63। तो देखिए क्या है ये, Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर धारा गुणे समय, Q बराबर IT है ना, आपको का मान दिया हुआ है 2, और ये कितने समय में, ये 450 सेकेंड में है ना, तो 2 गुणे 450 बराबर कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, ये सभी का मान हो जाएगा, आप इसको कर देंगे, ये मान आ जाएगा 900। ठीक है, हो गया ना। इसको आप करते रहें क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको कहीं कॉपी में लिख लिया करें। ठीक है, और आप अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय न लेते। मालिश परीक्षण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक मतलब हर मॉडल में ये चीज़ दिखाया गया है आपको। ये मालिश परीक्षण क्या है, तो आपको जान लेना चाहिए कि मालिश परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए जब देखते हैं मालिश परीक्षण क्या है। यह एक कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में विषय में पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, मालिश परीक्षण क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के विषय में पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिलीलीटर मालिश अपकर्मक डालने पर फिर प्रश्नली को बिना हिलाए सावधानी से प्रश्नली की दीवार में सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए मालिश परीक्षण किया जाता है। क्लियर, मालिश परीक्षण किसमें किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये देखिए आपके संक्षिप्त। अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का अमीनो यानी NH2 समूह तथा अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिलिक समूह रखता है। जलीय माध्यम में NH2 समूह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है और COH समूह एक प्रोटॉन मुक्त करता है जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुव आयतन बनता है, जिससे क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। इस रूप में अमीनो अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार करता है, अतः ये प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। ये देखिए, ये है आपका रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को आप याद रखें और अपने पकड़ को बनाए रखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, समझाइए क्यों। मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, समझाइए क्यों। देखिए तो उत्तर क्या है कि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि मेथिल एमीन में यह एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो एल्किल समूह के धनात्मक प्रणयिक प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं। यही कारण है कि मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होता है। क्लियर, ठीक है, ये आपका सूत्र है। ये आपका एकाकी युग्म कम उपलब्ध होता है और ये एकाकी युग्म अधिक उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, बेंजिल क्लोराइड से NN डाई मेथिल फेनिल मेथेनेमीन के निर्माण के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए ये है आपका आंसर, ये ठीक है, ये आपका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझे बात, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, जब इससे क्रिया करता है तो ये आपका बनता है NN डाई मेथिल फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, मेथेनेमीन बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अब क्या है बनेगा Cl, ये NH2 बेंजीन से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, तो देखिए ये बनेगा आपका Cl NH2, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड, इससे U2 यहाँ 200 वायुमंडल क्या होगा, यहाँ 200 वायुमंडल दाब पर, और B का जो मान है वो आपका Na
NO2/HCl। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये घा का M2+ आयन के लिए चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है आपका M, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है 27। तो इसके आर्गन से देखिए कितना 3D4S2। तो देखिए इस तरह से है 7 इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में वो आपके इस तरह से भरे जाएंगे। तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने में कितने अयुग्मित 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अतः n बराबर कितना हो जाएगा 3। चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n+2Bm। ठीक है, तो ये मान आपका निकल आएगा इतना। ठीक है, समझाना। चलिए, कैलकुलेशन समझ में आया ना। ठीक है, चलिए, ये दो लेंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के उसकी ऑक्सीजन अवस्थाएं भी लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर आपका यू रहा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इतना ही है। अपने यौगिक में 3D ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सीरियम C के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने हैं और ये ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिखाता है 3 और 4 + 3 और 4 दिखाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 का ये संक्रमण तत्व किस प्रकार के यौगिक में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए उत्तर इसका इस तरह से है कि संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइडो का ऑक्साइडों में परिलक्षित होती है। जैसे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 ऑक्सीकरण अवस्था Mn2O2 में परिलक्षित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही क्षार अत्यधिक जलयोजित होते हैं तथा जल योजन के कारण ये अत्यधिक स्थिर होते हैं और सरलता से स्कंदित नहीं, क्यों? कारण बताइए। तो ये देखिए नहीं होते हैं, इसके विपरीत द्रव विरोधी क्षार से स्कंदित हो जाते हैं जिसके कारण ये कम अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि द्रव विरोधी क्षार की अपेक्षा अस्थायी क्यों होते। तो ये है आपका आंसर। देखिए ये द्रव विरोधी क्षार अत्यधिक जलयोजित होते हैं और जलयोजन के कारण अत्यधिक स्थिर होते हैं और सरलता से स्कंदित नहीं होते हैं। इसके विपरीत द्रव विरोधी क्षार सरलता से स्कंदित हो जाते हैं जिसके कारण ये कम अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एल्किल हैलाइड में कार्बन और ये आपका हैलाइड यानी CX आबंध के प्रतिकृत तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण से समझाइए। तो देखिए ये है आपका ये देखिए आपका CX आबंध की प्रकृत हैलोजन में CX आबंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षा तथा हैलोजन के NP अपूर्ण कक्षा के अतिव्यापन द्वारा होता है। चूँकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा कार्बन और हाइलाइट्स CX आबंध ध्रुवीय होता है जिस कारण इसकी क्रियाशीलता उच्च होती है। CX आबंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस आबंध वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे कम है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर उससे ज़्यादा है क्लोरीन और फिर ज़्यादा है फ्लोरीन। ठीक है, अतः CI यानी कार्बन आयोडाइड आबंध सबसे दुर्बल प्रकृति का होता है जिस कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अधिक क्रियाशीलता के कारण एल्किल हैलाइड प्रकाश में रखने पर आयोडीन में अपघटित होने के कारण बैंगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। ये देखिए 2RI प्रकाश यहाँ पर रखेगा तो RR प्लस आयोडीन बनेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हाइलो एल्केन में कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। विद्युत ऋणात्मक में भिन्नता के कारण CX आबंध की उच्च ध्रुवीय होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, है ना, यही अंतर है। जैसे ये आपका एथर क्लोराइड है, जब NaOH से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर OH समूह प्रतिस्थापित हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए जब इससे अपक्रिया करता है तो ये क्या करता है कि अपना OH जो आपका OH है ना वो यहाँ चला जाता है और ये आपका Cl कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका बनता है C2H5OH। क्या बनेगा? C2H5
OH यहाँ बन जाता है और NaCl आपका अलग हो जाता है, तो ये NaCl अलग बन जाता है। ठीक है, ये क्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती हैं? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या अपने आवर्त में अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटी होती हैं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर या जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रोमीन की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया का समीकरण दीजिए। ब्रोमीन की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये देखिए आपका है ये AgNO3। जब AgNO3 प्लस H2O प्लस Br2 जब अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये BrOH से अपक्रिया करेगा और यहाँ पर HNO3 बनेगा, HNO3 AgBr अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये 2 ग्राम एसिड 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड से CH के 20 ग्राम बेंजीन में बने विलयन का हिमांक 0.45 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। बेंजीन में एसिटिक अम्ल की द्विलकीकरण की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका है। ये देखिए विलय का अणुभार बराबर आपका सूत्र है 1000 गुणे K गुणे W बटे डेल्टा T गुणे W। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सामान्य अणुभार बराबर हो जाएगा आपका ये मान। ठीक है, यहाँ पर आया कितना 113.8। फिर एसिटिक एसिड CH3COH का अणुभार कितना है आपका सामान्य अणुभार 60 ग्राम प्रति मोल है। तो 1/2 गुणक I बराबर क्या हो जाएगा सामान्य अणुभार बट्टे असामान्य, तो 60 बट्टे इतना। ठीक है, तो ये आपका मान इतना हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि माना एसिटिक अम्ल के द्विकरण की मात्रा अल्फा है। तो देखिए ये द्विलकीकरणों की संख्या 1 है, द्विलकी के बाद ये बनने से ये आपका मान है। ठीक है, तो ये फाइनली मान आपका निकला ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? ठीक है, पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे यानी नीचे से मोटे हो जाते हैं और तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? ये आपको बताने हैं। तो पुराने मकानों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं क्योंकि कांच एक छदम ठोस है तथा गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए वह ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन के देखिए 1 ग्राम द्रव्यमान के NaCl के घनीय आदर्श क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित है? दोनों का दिए हुए परमाणु क्रमांक ये देखिए अणुभार दिया हुआ है, सोडियम का इतना और क्लोरीन का 35.5। तो देखिए ये आपका ये है 1 ग्राम अणुओं की इकाई सूत्रों की संख्या आपका ये है 1/5 8.8 इतना। तो देखिए इसका आपका Na सूत्र का अणुभार निकालना है, तो ये आपका ये हो जाएगा इकाई सेल में। ये इकाई सेल में 4N+ आयन तथा 4Cl आयन उपस्थित होते हैं। तो आप क्रिया करके देखेंगे और ये देखिए इकाई सेल का मान आपका निकल आएगा ये। ठीक है, आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथवा पूछ रहा अथवा अणुसंख्य गुणों द्वारा मापन करने पर कुछ विलेय और मोलर द्रव्यमान असामान्य क्यों प्राप्त होते हैं? वांठाप गुणक के आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए ये कुछ यौगिक विलायक में घोलने पर अपघटित अथवा संगुणित हो जाते हैं, जैसे एथेनोइक एसिड के अणुओं का बेंजीन में हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण द्वितीयन
हो जाता है, जबकि जल में ये आयन में अपघटित हो जाते हैं। इसके कारण विलयन में रासायनिक स्पीशीज़ की संख्या विलयन में मिलाए गए विलय के रासायनिक स्पीशीज़ की संख्या की अपेक्षा घटिया बढ़ जाती है। चूँकि अणुसंख्य गुणों का मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः अणुसंख्य गुणों द्वारा मापन करने पर विलय का मोल द्रव्यमान इसके सामान्य मान की अपेक्षा कम या अधिक हो जाते हैं। इससे ही विलय का असमान मोल द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। वांट हाफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणक आई प्रतिपादन किया, जिसे वांट हाफ गुणक भी कहते हैं। आई बराबर सामान्य मोल द्रव्यमान बटे असामान्य मोल द्रव्यमान। ठीक है, ये मान है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक यौगिक में इतना ग्राम को इतने ग्राम जल में घोलने पर वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो यौगिक के अणुभार की आपको गणना करना है। तो यौगिक का अणुभार W बराबर कितना है 4.18 ग्राम। जल का भार कितना है, इतना। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर कितना T डेल्टा TB बराबर कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अतः यौगिक का अणुभार m बराबर ये आप सूत्र लगा देंगे, सभी का मान रख देंगे और ये मान आपका निकल आएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एस्टर का निर्माण होता है, क्यों। ये कुछ प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एस्टर बनाते हैं, ऐसा हेमी एसीटेल बनाने के कारण होता है, जो एस्टर में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये देखिए प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीजन से ये आपका एल्डिहाइड बना, फिर ये क्रिया की हेमी एसीटेल बना, फिर जो क्रिया करके एस्टर का निर्माण किया। क्लियर। ये सूत्र आपको याद रखने हैं और रिएक्शन को अपनी कॉपी पर हो सके तो आराम से उतार लें और अभ्यास करें। ठीक है, एस्टरीकरण की अपक्रिया क्या कहे, अब एस्टरीकरण किसे कहते हैं या उसकी अपक्रिया लिखिए। एस्टरीकरण की आपको अपक्रिया लिखनी है। तो ये देखिए, ये है आपका एस्टरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। ये अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, यानी एस्टर का बनना ये एस्टरीकरण कहलाती है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब ये किससे अपक्रिया करता है, ROH यानी अल्कोहल से अपक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आपका एस्टर बन गया। ठीक है, तो इसके निर्माण की जो क्रिया है ये एस्टरीकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, समूह योगात्मक अपक्रिया नहीं दर्शाता, क्यों। ये पूछ रहा है। ये तो देखिए, ये चूँकि COH ये समूह निष्क्रिय होता है, इसका कारण कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद अस्थायित्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, समय कम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्रिप करें। अथवा पूछ रहा है आपसे एसीटोन निम्नलिखित से एसीटोन के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा नहीं कठिन होते हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत होती है। आप समझ के उत्तर दें। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित से एसीटोन के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण देना है आपको। एसीटोन के यानी एसीटोन बनाने हैं किससे, एक है द्वितीयक अल्कोहल से, दूसरा है कार्बोक्सिल अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, तो पहला देखिए ये द्वितीयक अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उत्प्रेरक के विहाइड्रोजनीकरण से एसीटोन प्राप्त करते हैं। देखिए ये आपका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा, कॉपर की उपस्थिति 573 केल्विन पर प्रक्रिया करेंगे, एसीटोन बनेगा। ठीक है, ये किससे प्रक्रिया कर रहे हैं, द्वितीयक अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक से अम्ल से प्रक्रिया करा रहे हैं, C3 से OH से प्रक्रिया करा रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका, तब भी ये आपका NO की उपस्थिति में कितने केल्विन पर 575 केल्विन पर कर रहे हैं, तो आपका एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्रिया आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा रहे हैं। तो एसीटोन कह रहा था एसीटोन बनाइए, पहला द्वितीयक अल्कोहल से, फिर अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन है स्टीफन अपक्रिया का समीकरण दीजिए। तो स्टीफन अपक्रिया का समीकरण ये है आपका, R(C(N+2H) अपक्रिया करेगा एमीन बनेगा। ठीक है, फिर ये अपक्रिया करेगा एल्डिहाइड बनेगा। ये अपक्रिया क्या कहलाती है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, स्टीफन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया है ये, स्टीफन अपक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड निम्नलिखित से अपक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा, पहला दिखाया गया, दूसरा टालिन अपक्रमक। तो देखिए दोनों किस तरह से, ये पहला आपका ये बनेगा ये। ठीक है,
अपक्रिया देख लीजिए आराम से, और दूसरे का बनेगा ये अपक्रिया। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगनार्ड अपक्रमक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है? यानी नमी नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है? तो ये देखिए, ग्रेगनार्ड अपक्रमक एक ध्रुवीय अणु है, अतः ग्रेगनार्ड अपक्रमक अत्यंत क्रियाशील है तथा जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोकार्बन को देता है। ठीक है, RMgX जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, अतः ग्रेगनार्ड अपक्रमक का उपयोग करते समय नमी के अंशों से बचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। RX गिव्स आउट, ऊपर है पोटेशियम साइनाइड, ये और बी को आपको बताने हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका है RCN और बी बनेगा आपका RCH2NH2। ठीक है, ये बना ना, तो ये का मान ये हो जाएगा, बी का मान। अगला देखिए, बी क्वेश्चन है आपका, CH3 CH2 CSBr2 गिव्स आउट KOH इक्वल्स, ये और बी का मान बताना है आपको। तो देखिए यहाँ ये और बी, ये बराबर है आपका CH3 CH2 CH अस्थाई, और बी का मान है CH3 CH2 CH2 ये CO प्रोपेनल। ठीक है, ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, C2H5X KOH से क्रिया करेगा, तो ये और बी का मान बताइए। ये है आपका C2H5X से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर अब क्रिया करेगा तो क्या होगा, C2H5 यानी आपका बनेगा एक एथेनॉल बनेगा, एक क्या बनेगा, एस्टिक एसिड, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा कह रहा है कि अथवा ये उसको करें या इसको करना है आपको। यौगिक ये क्षारीय केमेनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में यौगिक बी के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया गया है, तो ये द्वारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अपचयन पर वापस यौगिक बी में परिवर्तित हो जाता है। जब यौगिक ये को सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 की उपस्थिति में यौगिक बी के साथ में गर्म करते हैं तो फलों की सुगंध वाले यौगिक सी को उत्पन्न करता है। तो यौगिक ये और बी तथा सी किस परिवार से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका अल्कोहल क्षारीय से क्रिया करेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये अल्कोहल भी बनेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। अगला उत्तर है आपका ये, निम्नलिखित में से विभेद कैसे करेंगे, फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड। फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड में आपको तुलना करना है कि फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड में अंतर क्या है। तो देखिए ये है आपका ये फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड की तुलना देखिए परीक्षण, जिसमें फार्मिक एसिड में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनता है। अम्ल के उदासीन विलयन में अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालकर गर्म करने पर सिल्वर, यहाँ पर देखिए फार्मिक अम्ल में सिल्वर दर्पण का सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, यहाँ कोई अपक्रिया नहीं होती है। अम्ल के विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन डालने पर मर्क्यूरियस क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कि बाद में स्लेटी रंग के अवक्षेप में अपचयित हो जाता है, यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहाँ H2SO4 डालने पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो प्रज्वलित करने पर नीली ज्वाला के साथ जलती है, इसमें कोई अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, या फिर CL3 डालने पर क्या होता है, इसमें कोई ये रक्त जैसा लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अंतर है। अगला है, क्या होता है जब केवल समीकरण देना है, बेंजल्डिहाइड को सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड को सोडा लाइम के साथ में जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए जब बेंजल्डिहाइड को सोडा लाइम के साथ में क्रिया करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, CH5OONA प्लस C6H5 CH2OH। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया से कराते हैं तो ये बनता है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करते रहो। एसीटोन को एससीएन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये CH3 एंड CN से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टालोइन को CrO2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये क्रिया कराते हैं तो ये बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एसिटाल्डिहाइड को तन क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये एसिटाल्डिहाइड को NaOH से क्रिया कराते हैं तो आपका ये बनता है बीटा संतुल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगर ये पांचों कर ले जाएंगे तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण आपको देना है, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक एसिड। फेनिल साइनाइड से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त कर दिए, देखिए फेनिल साइनाइड है, अब इसे जलापटन करेंगे बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये
बेंजीन के ऊपर एसिड लग गया, बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, अगला बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड से बेंजीन, NaOH प्लस के से क्या करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनेगा, देखिए तो ये CH3 CH प्लस 2 C6H5Cl से क्या करेगा तो आपका क्लोरल बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरल। देखिए क्लोरल बन गया ना, Cl3CCS C6H6Cl का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बनेगा आपका। अगला है ये एसीटोन से प्रोपेनॉल। एसीटोन से प्रोपेनॉल कैसे बनेगा आपका, ये देखिए ये आपका एसीटोन है, इसको LiAlH4 के साथ में ऑप्शन कराएंगे तो प्रोपेनॉल बन गया। क्या बना, प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल है ये, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपका ये, फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट। फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट, तो ये है आपका ये फार्मिक अम्ल है, SaOH से C2H5OH से क्या करा ले रहे हैं तो एथिल फार्मेट बनता है। ठीक है, अगला देखें, ये हो गया ना, ये फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट बना है। ठीक है, अगला देखिए, फिर से देख ले, ये एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल। तो एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल कैसे बना, जब आपने एसीटोन के साथ में ये क्या कराया तो 2 प्रोपेनॉल बना। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट, ये से आपका बना ये। ठीक है, तो ये रहा आज का ये क्वेश्चन। दोस्तों हमें आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।